मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने लिखा है शॉर्ट फॉर्म में। क्यों लिखा है? क्योंकि मेरी मर्जी। ठीक है, तुम लोग इसलिए लिखते हो क्योंकि तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग पूरी नहीं आती। ठीक है, मुझे आती है। हाँ भाई, कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे। संविधान क्या है? अच्छा, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ, नए बच्चे में जिन्होंने नहीं पढ़ा, तुमने तो पढ़ाई। मुस्कान, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू? संविधान क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट है। अनरिटन भी होते हैं, दैट यू विल गेट टू नो। ठीक है, रिटन भी होते हैं, अनरिटन भी होते हैं। बेसिकली इज इट अ काइंड ऑफ रूल बुक दैट वी एज अ सिटीजन शुड अबाइड बाय? कि भाई ये एक काइंड ऑफ रूल बुक है जो इसमें चीजें लिखी हुई हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या हमारे राइट्स है, क्या हमारी ड्यूटीज है, वो सब चीजें लिखी हुई है। ठीक है, सो इट इज अ काइंड ऑफ रूल बुक। अब संविधान, अगर कोई भी चीज आई है तो उसकी पहले डिमांड क्रिएट हुई होगी, भाई किसी ने तो मांगी होगी है, और फिर उन डिमांड का एक्सेप्टेंस हुआ होगा। तो इसको हम दो टर्म पे पढ़ेंगे, डिमांड एंड एक्सेप्टेंस। सबसे पहली डिमांड कि संविधान जैसी हमें कोई चीज चाहिए भी, ऐसी एक इंडिविजुअल डिमांड करने वाला पहला इंसान था, दैट वाज एम एन रॉय। ईयर 1934। इनके एक साल बाद 1935 में आईएनसी ने डिमांड करी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड की। और फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड की। अब इन तीनों डिमांड में थोड़ा सा डिफरेंस समझो क्या है। एम एन रॉय कौन थे? ये पायनियर थे इन किसमें? कम्युनिस्ट मूवमेंट में। और कम्युनिज्म वाला जो ये फैक्टर है, ये कहाँ पे चलता है? कम्युनिज्म दो आइडियोलॉजी है ना, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म। कम्युनिज्म इन रशिया एट द टाइम ऑफ स्टालिन। ठीक, तो ये उससे प्रभावित होके एम एन रॉय जो थे, ही वाज पायनियर इन कम्युनिस्ट मूवमेंट। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि भाई हमें संविधान जैसी कोई चीज चाहिए, वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके बाद आईएनसी ने सेम चीज कही कि वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों में क्या डिफरेंस है? आईएनसी ने, अब सपोज करो अगर कोई चीज सीडीएस का, हमारी एकेडमी में सीडीएस का एक स्टूडेंट कोई एक चीज बोलता है कि सर मुझे, जब मैं क्लास में आऊँ तो मुझे पेन चाहिए कोचिंग की तरफ से। ठीक है, अब उस एक वो इंडिविजुअल डिमांड है, उसको शायद कोचिंग नजरअंदाज करते हैं। लेकिन अगर सारे कोचिंग के 150 बच्चे जाएं और कहें कि भाई हमें ये पेन चाहिए उससे पहले, अब नजरअंदाज कर सकते हैं क्या? अब वो देना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज कलेक्टिव डिमांड। ठीक है, तो पहली चीज तो ये जो आईएनसी की थी, ये कलेक्टिव डिमांड थी। उस टाइम पे 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन। भारत को क्या चाहिए, भारत के बेसिस पे बताती कौन थी? आईएनसी। तो अगर आईएनसी ने संविधान मांगा है तो इसका मतलब ये कोई बहुत ही बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, और ये अब हमको जरूर चाहिए। ठीक है, इनके 3 साल बाद जवाहरलाल नेहरू ने भी बिल्कुल सेम बात कही, लेकिन इन्होंने एक वर्ड ऐड किया, क्या? विदाउट इंटरनल लिमिट, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। सार्कास्टिकली इन्होंने किसको बोला? ये आउटसाइडर, ब्रिटिशर। इन्होंने कहा कि भाई संविधान चाहिए तो सही, लेकिन संविधान बनाएगा कौन? संविधान हमारा है तो संविधान कौन बनाएगा? हम लोग बनाएंगे। बाहर वालों की कोई इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। बाहर वालों से सार्कास्टिकली व्हाट ही मेंट इज ब्रिटिशर्स। ठीक है, अब जब ये डिमांड हुई है तो ये कभी ना कभी एक्सेप्ट भी हुई होंगी। ठीक है, कभी ना कभी तो एक्सेप्ट हुई होंगी। पहली बार जब ये डिमांड एक्सेप्ट हुई कि हाँ तुमको संविधान बना के देंगे हम लोग, दैट वाज इन अगस्त 1940, जिसको हम बोलते हैं फेमसली अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर में ब्रिटिशर ने बोल दिया कि हाँ भाई ठीक है, हम तुमको तुम्हारा संविधान बना के देंगे। कब बना के देंगे, कैसे बना के देंगे, वो सब नहीं है। अगस्त ऑफर और क्रिप्स मिशन जो टॉपिक है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के हैं, उसमें बिल्कुल डिटेल में दिया गया है कि इसमें क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बट फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ इसका हम यहाँ भी देख लेंगे। 1940 में अगस्त ऑफर में ये हमारी डिमांड एक्सेप्ट होगी थी कि हाँ भाई इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा। ठीक है, 1942 में क्रिप्स मिशन में इसमें भी बोल दिया था कि हाँ ठीक है आपको संविधान आपका मिलेगा। बट ये दोनों ही हमने ऑफर क्या किए थे? रिजेक्ट, एक्सेप्ट किए थे क्या हमने?
ये दोनों के दोनों ही ऑफर हमने रिजेक्ट किए थे, ठीक है। 1942 में क्रिप्स मिशन में कहा था कि ठीक है आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी जाएगी, कब? वर्ल्ड वॉर के बाद। अभी हमें वर्ल्ड वॉर में हम लोग एंगेज हैं, ब्रिटिशर ने कहा, और वर्ल्ड वॉर के बाद हम तुमको ये कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारा बना के देंगे। जो एक वर्ड हमें याद रखना है, दैट इज मेनली एंड सोलरली इंडियंस। 1940 में अगस्त ऑफर में वर्ड यूज हुआ मेनली इंडियंस, कि आपका जो संविधान बनाएंगे वो मेनली कौन बनाएंगे? इंडियंस बनाएंगे। और क्रिप्स मिशन में कहा कि सोलरली इंडियंस बनाएंगे। इसका डिफरेंस समझो। मेनली इंडियंस का मतलब बेटा कि अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग में जो मेन से 60 हैं वो कौन होंगे? इंडियंस। यानी स्कोप है कि कोई आउटसाइडर हो, ठीक है। अगर भाई 60 लोग मेनली इंडियंस हैं तो स्कोप है कि हाँ बाहर के भी लोग हो सकते हैं। लेकिन क्रिप्स मिशन में क्या कहा? सोलरली इंडियंस। सोलरली मतलब सिर्फ इंडियंस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 लोग हैं तो 100 के 100 कैसे होंगे? इंडियंस होंगे। तो स्कोप है क्या आउटसाइडर्स का? स्कोप नहीं है आउटसाइडर्स का। क्रिप्स मिशन के बारे में और एक दो बात जो प्रीवियस ईयर छोटे मोटे एग्जामों में पूछा गया है, दैट इज कि इसके मेंबर्स कौन कौन है। एक तो खुद ये स्टैफोर्ड ट्रिप्सी हो गई, ठीक है। दूसरा है एबी अलेक्जेंडर, तीसरा है सर पैथिक लॉरेंस। सर मैं लिखूं को ना, पैथिक लॉरेंस लिखें, पैथिक लॉरेंस। इस पैथिक लॉरेंस का लॉरेंस बिश्नोई से कोई लेना देना नहीं है। ही इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट लॉरेंस बिश्नोई इज टुडे, ठीक है। हाँ भाई ठीक है इतना। एक बात और ऐसा पूछ लेते हैं पेपर में कि किस मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? क्रिप्स मिशन को ही क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। एक बात और, इसको बोला जाता है कि ये इंडियंस ने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया था? इसका वन ऑफ द कारण क्या था? भाई क्रिप्स मिशन वन ऑफ द कारण ये था, ये हमने एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया था ड्यू टू टेक इट और लीव इट एटीट्यूड ऑफ क्रिप्स। मतलब इसका एटीट्यूड ऐसा था कि भाई लेना है तो ये ऑफर लो, नहीं लेना है तो क्या कोई बात नहीं। मतलब इंडियंस को प्लीज नहीं कर रहा था ये, और इंडियंस को इस टाइम लग रहा था कि वहाँ भाई अब फ्रीडम बहुत क्लोज है तो हमें इनसे किसी भी तरह से दबने की जरूरत है ही नहीं। और आरटीसी में ये क्लियर हो गया था कि इंडियंस टू बी ट्रीटेड इक्वली विद ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो ये सब बात है आपकी किसकी? क्रिप्स मिशन की। ये बेसिक सा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, किसने डिमांड किया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है बेटा। यहाँ पे नोट्स कोशिश किया करो कि रफ फॉर्म में बनाओ, ठीक है, जल्दी। बाद में घर पे जाके बैठ के आराम से, उससे क्या होगा जो तुमने क्लास पढ़ी है वो क्लास एक बार रिकॉल भी हो जाएगी। अच्छा हम लोग को साथ साथ मतलब आई एम कंसीडरिंग कि हियर एवरी वन ऑफ यू विल बी एलिजिबल फॉर सम राइटिंग एस्पेक्ट, यानी मेंस के लिए। तो जब हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा पढ़ लेंगे तो ये चीज़ हमें सिर्फ एमसीक्यू के हिसाब से याद नहीं होनी चाहिए। अगर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई 250 वर्ड का क्वेश्चन भी आ जाए तो वो भी हमको लिखना आना चाहिए। उस तरह से इसको अपनी मेमोरी में सेव करते हुए चलना, ठीक है। दैट यू विल गेट टू नो कि वो आंसर कैसे लिखना है कैसे नहीं। इतना क्लियर है? अब 2 मिशन आए, क्रिप्स मिशन और अगस्त ऑफर, पर इनसे क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया? कॉन्स्टिट्यूशन बना किस प्लान से? कैबिनेट मिशन प्लान से। ये कब आया? 1946। तो अगर कोई ये पूछे कि किस मिशन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो दैट इज कैबिनेट मिशन प्लान, ईयर 1946, ठीक है। इसी के अंडर बनी थी क्या? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा संविधान बनाया है, ठीक है। अब इनकी हमको सीट्स याद रखनी है कि ये इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर कितने थे और वो किस तरह से डिवाइडेड थे, ठीक है। अच्छा मतलब जो
जवाहरलाल नेहरू थे, वो चाह रहे थे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो हमारी, ये एडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस्ड हो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस्ड हो। पर क्या ये थी? कैसी थी फ्रेंचाइज? अगर यूनिवर्सल नहीं थी तो कैसी थी? खाली एडल्ट फ्रेंचाइज थी। यही तो चीजें हैं बेटा, अभी पता चलेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम लोग लिखेंगे सीए, क्योंकि मेरी मर्जी। कितने मेंबर थे टोटल? 389 टोटल मेंबर्स। इन मेंबर्स का बस क्लासिफिकेशन याद करना है कि हाउ दीज मेंबर्स वर डिवाइडेड, ठीक है। 389 में 296 और 93। 296 कौन थे? ये ब्रिटिश प्रोविंसेस, और ये 93 प्रिंसली स्टेट्स। इन 93 में फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन इस 296 में दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 292 एंड 4। These 292 seats were from 11 governor provinces. Provinces समझते हो क्या होता है? States. Provinces को, जो अब states हैं उस टाइम पे क्या बोलते थे? Provinces। और ये जो 4 सीट है, they are from चीफ गवर्नर या चीफ कमिश्नर? चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। अब बेटा ये 292 में तो हम याद रख नहीं सकते, लेकिन ये 4 याद रखेंगे कि ये 4 चीफ सीट्स कौन सी थी, ठीक है। ये थी दिल्ली, अजमेर, ब्रिटिश बालूचिस्तान, यार ये सीट एम लक्ष्मीकांत में नहीं दी हुई, और कुर्ग इन कर्नाटक। जब तुम लोग एम लक्ष्मीकांत की रीडिंग करोगे तो उसमें ये 4 सीट्स नहीं दी हुई हैं, ये 4 सीट्स कौन सी, ठीक है, बट ये पता होनी चाहिए। इस तरह से ये डिवाइडेड थी। अच्छा, प्रिंसली स्टेट इलेक्टेड थे या नॉमिनेटेड थे? ब्रिटिशर्स, जिन बच्चों को किसी को ना पता हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, जिसको ना पता हो एकदम पूछ लेना, बिल्कुल जड़ से चीजें एकदम ठीक कर दीजिए। एनीबॉडी पता सबको? इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मुस्कान पता है? इलेक्टेड बेटा जो चुना गया, और नॉमिनेटेड जो निर्वाचित होता है, ठीक है। सपोज अगर इस क्लास में ये इट इज अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, ठीक है, और अगर मैं आऊँ और अगर मुझे ये बोला जाए कि योर टास्क इज टू, कि तुम्हें एक मॉनिटर चाहिए इस क्लास में से, ठीक है, और अगर मैं आऊँ और मैं आके बोलूँ कि भाई मॉनिटर के लिए कौन कौन 2 बच्चे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, 2 बच्चे आए, अभिनव और हर्षित, दोनों की वोटिंग कराई, जिसको वोट ज़्यादा मिल गए वो मॉनिटर बन गया, तो वो कैसा मॉनिटर होगा? इलेक्टेड मॉनिटर, ठीक है। अब मैं क्लास में आऊँ, 50 बच्चे और किसी को भी उठाऊंगा, अभिषेक तू आसी क्लास का मॉनिटर, तो दैट इज नॉमिनेटेड मॉनिटर, ठीक है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, ठीक है। अब ये बताओ कि इसमें क्लासिफिकेशन आगे तो नहीं है, कुछ क्लासिफिकेशन इतनी है नहीं। ये बताओ अगर एग्जामिनर है, इसमें क्लासिफिकेशन आगे नहीं है बेटा, इससे भी अगर इसमें एग्जामिनर ये पूछे, ये स्टेटमेंट इस तरह से दे दे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एंटायरली एन इलेक्टेड बॉडी, क्या ये ठीक है? गलत है। अगर एग्जामिनर बोल दे कि एंटायरली नॉमिनेटेड बॉडी, ठीक है क्या? तो वर्ड क्या आएगा? पार्शियल। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इट वाज पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रीवियस ईयर में 2019 में या 2020 में आया था आईएएस के, उसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एन डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी बाय द मींस ऑफ यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? नहीं सर, इनडायरेक्टली। ये डायरेक्टली इलेक्टेड थे या इनडायरेक्टली? ये जो सीट्स थी 389 और ये सब, ये डायरेक्टली इलेक्टेड थे या इनडायरेक्टली? कंफर्म? इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समझते हो?
भाई जिसको नॉर्मल सिटीजन आम आदमी वोट करके सपोज करो एमपी और एमएलए को बना रहा है, तो ये एमपी एमएलए क्या हुए डायरेक्टली इलेक्टेड, और ये वोट करके फिर प्रेसिडेंट को बना रहे हैं, ठीक है। तो सिटीजन से ये इलेक्टेड कैसे हुए, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है मुस्कान, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में ये डिफरेंस है, ठीक है। अब जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इट वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ये अंडरलाइन कर लेना अच्छे से, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। और इंडिया चाह रहा था कि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे इलेक्टेड हो, लेकिन ये इलेक्टेड कैसे थी, लिमिटेड फ्रेंचाइज पे। सस्ती एडल्ट नहीं, लिमिटेड फ्रेंचाइज, दोनों अलग चीजें हैं। डिफरेंस ये है, लिमिटेड फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल मतलब सबके लिए जो एक समान हो, जैसे कि सूरज क्या है, यूनिवर्सल है, सबको धूप बिल्कुल बराबर से देगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ऐसे ही जब वोटिंग होती है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। लेकिन यहाँ पे क्या है, लिमिटेड फ्रेंचाइज, यानी अमीरों के लिए वेटेड वोटिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेटेड वोटिंग। अमीरों की वोट की वैल्यू ज्यादा, गरीबों की वोट की वैल्यू कम। जो कोई पढ़ा लिखा ज्यादा है उसकी वोट की वैल्यू ज्यादा, जो कोई पढ़ा लिखा नहीं है उसकी वोट की वैल्यू कम, उसे क्या बोलते हैं, लिमिटेड फ्रेंचाइज। इसके बाद हमारे पास आ गया था वन वोट वन वैल्यू कॉन्सेप्ट, बट उसको हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में ये चीज जाननी बहुत जरूरी है कि ये पार्शियली इलेक्टेड है, पार्शियली नॉमिनेटेड है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, और कैसी फ्रेंचाइज पे है, लिमिटेड फ्रेंचाइज। इतना क्लियर है। ये जो सीट्स थी, ये जो 389 सीट्स थी, ये किस बेसिस पे डिवाइडेड थी, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन के आधार पे सीट बांट रखी थी, और क्राइटेरिया क्या दे रखा था, 1 मिलियन यानी 10 लाख, 10 लाख पे एक सीट, और सीट हमारे पास कितनी है, 389। तो बताओ देश के भविष्य उस टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन क्या रही होगी, 3.89 करोड़। गधो, दोबारा से कर कैलकुलेट, 1 लाख यानी 389 लैक्स, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख कितने हुए, 389, 10 हो यानी 38.9 करोड़। कितनी पॉपुलेशन उस टाइम पे हमारी पॉपुलेशन, यानी जब हमारा संविधान बन रहा था 1946 में, वी हैड पॉपुलेशन ऑफ 38.9 करोड़, और आज क्या हो गई 138.9 करोड़ प्लस। इसमें बेस्ट दे रखा हमने एकदम, इसमें एकदम बेस्ट दे रखा। तो पॉपुलेशन के हिसाब से ये सीट इस तरह बांटी हुई थी, और रिलीजन के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से ये बांटी हुई थी। एग्जामिनर यहाँ कंफ्यूज करेगा, ध्यान रखना। रिलीजन की अगर बात हो और इंडिया का अगर पेपर हो तो वो ऐसे बताएगा कि द सीट्स वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू मुस्लिम सिख एंड ईसाई। और ठीक भी है, क्योंकि इंडिया की अगर कोई बात हो उसमें हिंदू ही अगर कम्युनिटी ना है तो इट इज अनफेयर, ठीक है। लेकिन अगर हिंदू आ रहा है ऑप्शन में तो इसका मतलब एग्जामिनर फंसाने की कोशिश कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि हिंदू आएगा ही नहीं। क्या आएगा, 3 कम्युनिटी थी, जनरल, सिख एंड मुस्लिम। तो इसका मतलब ये है कि इसमें हिंदू थे ही नहीं, थे हिंदू। इन सिख और मुस्लिम को छोड़ के जो सारी कास्ट थी वो किसमें थी, जनरल में थी, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन के हिसाब से इस तरह से डिवाइडेड, रिलीजन के हिसाब से इस तरह से डिवाइडेड। इतना क्लियर है, ठीक। अब ये देखो, एक पॉइंट इसमें ये दिया हुआ है कि ये डायरेक्टली इलेक्टेड तो थी नहीं, ठीक है, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी, बट इस असेंबली में हर सेक्शन से रिप्रेजेंटेटिव थे, हर सेक्शन से रिप्रेजेंटेटिव थे, बी इट हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, एससीज, एसटीज, और तो और इन सब कम्युनिटीज की विमेन। एग्जामिनर अगर बहुत तेज है, चंड बनने की कोशिश करता है, तो वो तुम्हें बोल सकता है कि उस टाइम पे वुमेन का पार्टिसिपेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं था। तो वो स्टेटमेंट कैसे हो जाएगा, क्योंकि वुमेन का भी पार्टिसिपेशन था, और ये सारी कास्ट में थी। मतलब इसका पॉजिटिव, जो लोग इसको पॉजिटिव रूप में बताते हैं वो इस तरह से बताते हैं कि इट वाज अ रिप्रेजेंटेटिव असेंबली, यानी कि इसमें सब लोग जो थे वो शामिल थे, हर वर्ग का लोग था, और सारे इंटेलेक्चुअल्स थे,
जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे, मतलब बुद्धिजीवी जो बाहर से पढ़ के आए कि भाई तू अमेरिका से पढ़ के आया, ठीक है भाई तू ला यहाँ ज्ञान दे, तो जितने भी बुद्धिजीवी थे उस टाइम के वो सब के सब इसमें इन्वॉल्व थे। और बुद्धिजीवी की बात हो और गांधी जी ना आए तो दैट इज अनफेयर, ठीक है। Constituent Assembly had all the intellectuals of that time with the exception of, देख गांधी कह रहा कोई बदतमीज, जैसे छोटे हैं गांधी जी, ठीक है, और जीना। अच्छा कुछ लोग और भी थे, लेकिन उनका तुमको कब पता चलेगा, जब तुम लोग पेपर सोल्व करने बैठोगे एड ऑन फैक्ट्स में ऐसे, हाँ जे भी कृपलानी और ये सब, उसमें पता चलेगा कि अच्छा भाई ये इतनी इतनी जो फेमस पर्सनैलिटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी ही नहीं, लेकिन ये कब पता चलेगा, जब तुम क्वेश्चंस करने बैठोगे, ठीक है। अभी के लिए उस टाइम की दो सबसे फेमस पर्सनैलिटी गांधी जी और जिन्ना वाज एब्सेंट फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। हाँ भाई क्लियर है इतना? अब क्या है, इसकी वर्किंग देखनी है ना। मेरे को जब से हार्ट पेपर में तो लेफ्ट हैंडेड ही हो गया। सर आप भी फिर वो वायरस जो दो है। हाँ, और मैं जब हार्ट टूटा था मैंने लेफ्ट हैंड से पढ़ाया, 1 महीने से पढ़ाया। हाँ अब देखेंगे इसकी वर्किंग, किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वर्किंग में बेटा सारी डेट याद रखनी जरूरी नहीं है, बट कुछ डेट हैं जो याद रखनी जरूरी है। हमारा संविधान जिस असेंबली ने बनाया उस असेंबली की पहली सीटिंग कब हुई थी, ये याद रखना बहुत जरूरी है। दैट वाज 1946। ये थी हमारी फर्स्ट सीटिंग। और टोटल मेंबर कितने थे हमारे पास, 389। 3 टोटल कितने थे, लेकिन ये पहली सीटिंग अटेंड कितनों ने की थी, सिर्फ 211 लोगों ने अटेंड की थी। सिर्फ 211 लोगों ने अटेंड की। बॉयकॉट किया किसने, मुस्लिम लीग, बिकॉज जिन्ना इंसिस्टेड ऑन सेपरेट स्टेट पाकिस्तान, ठीक है। तो अटेंड किया किसने, 211 ने। अब जब पहली ही सिटिंग आई तो इनको क्या चाहिए, प्रेसिडेंट चाहिए, ठीक है। और प्रेसिडेंट में सबके सब ही बुद्धिजीवी हैं, एक से एक इंटेलेक्चुअल। अब प्रेसिडेंट बनाए तो किसे बनाए, ठीक है। तो इन लोगों ने फ्रेंच प्रैक्टिस फॉलो करके, तुम लोग फ्रेंच से कुछ और समझोगे। फ्रेंच प्रैक्टिस होती है जहां पे एल्डेस्ट आएगा, ओल्डेस्ट मेंबर को हेड बना दिया जाता है। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे दैट वाज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर टीचर पहले दिन क्लास में आता है और उसे प्रीफेक्ट चाहिए या कोई क्लास मॉनिटर चाहिए, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई इनमें से कौन सा बच्चा अच्छा है कौन सा नहीं है, तो बेस्ड ऑन एज कि हाँ भाई इसकी एज ज़्यादा है तो हम इसको क्या बना देंगे, इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, तजुर्बा ज़्यादा होगा तो उसको हम मॉनिटर या वो बना देंगे। दैट इज योर फ्रेंच प्रैक्टिस, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन ये कैसे प्रेसिडेंट थे, टेम्पररी प्रेसिडेंट। हमको हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट कब मिले, नेक्स्ट मीटिंग दैट वाज 13 दिसंबर 1946। इसमें प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये थे हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट। और 2 बनाए क्या, वाइस प्रेसिडेंट। इसमें वाइस प्रेसिडेंट 2 थे, कौन कौन, HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी। जो ड्राफ्टिंग कमेटी में है वो VT है, TT है, और TT कृष्णामाचारी, ठीक है। ये है VT कृष्णामाचारी, ठीक है। ये है इसकी वर्किंग में और कुछ देखना था क्या, डेट तो देखनी थी बस। अब आएगा VT का फुल फॉर्म नहीं लिखा बेटा, ऑब्जेक्टिव V, अच्छा ये VP वाइस प्रेसिडेंट, हाँ बेटा उसका, हाँ वो तो इसके बाद आएगा।
हाँ 30 दिसंबर को आती है, बट वर्किंग में नहीं आती, इसमें सिर्फ डेट देख रही हूँ। ये आ रही क्या छिटेगी, वीडियो में पिटेगी। हाँ भाई, फिर आते हैं हमारे 13 दिसंबर को ही मूव किए गए थे फेमस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। सिंपल सा क्वेश्चन अगर बनता है तो ये पूछ लेते हैं कि हु मूव्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और क्या तारीख? 13 दिसंबर 1946, और ये मूव किसने किए थे? जवाहरलाल नेहरू। मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। ठीक, हाँ बेटा वही बताएंगे क्या है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। अगर कोई सिंपल टर्म्स में पूछे कि ये है क्या, अभी हमारा संविधान बन गया क्या? अभी बनना शुरू हुआ है। तो ये जवाहरलाल नेहरू का पर्सपेक्टिव है, परसेप्शन है, इनका नजरिया है कि हमारा जो संविधान बन के तैयार होगा वो कैसा तैयार होगा, उसकी एक जो झलक है, ग्लिम्स है, वो जवाहरलाल नेहरू ने किस में दिखाई? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। कि भाई जो हमारे संविधान आएगा, ये उसके बाद इंडिया एक सॉवरन बॉडी हो जाएगा, हमारे पास राइट्स होंगे, ड्यूटीज होंगी, ये सब जो चीजें हैं ये जवाहरलाल नेहरू ने किसने बताई? अपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताई। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इसमें क्या था? बेसिक फिलॉसफी एंड फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कि ये जो हमारा संविधान है, ये संविधान ऐसा होगा, ये इन्होंने लिखा था अपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, यानी बेसिक फिलॉसफी और फंडामेंटल्स कैसे होंगे। ठीक है, अब ये मूव किए थे इन्होंने 13 को, ये पास हुए थे यूनानिमसली जनवरी 1947 में। पास्ड यूनानिमसली। मुस्कान, यूनानिमसली का मतलब पता है? यूनानिमसली का मतलब बेटा कि अगर 10 लोग बैठे हुए हैं और अगर 10 में से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कहें कि हाँ भाई ये चीज ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट मतलब 5 + 1 6 स्टूडेंट कह रहे हैं, लेकिन अगर 10 के 10 वही बात करें तो दैट इज यूनानिमसली। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थे ये हमारे यूनानिमसली पास हुए। ठीक है, क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्या है? क्या बेटा? जनवरी 1947। अब वी हैव एंटर्ड इनटू कहाँ? 47 में, दिसंबर में तो ये था ही। अब एक इंडिपेंडेंस एक्ट आता है। इंडिपेंडेंस एक्ट का ईयर याद रखना, 1947। तो इसको हम अंडर द हेडिंग पढ़ेंगे चेंजेस बाय इंडिपेंडेंस एक्ट। चेंजेस बाय इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, कि इसने क्या चेंजेस लाए थे? इसने चेंजेस लाए थे, पहली बात तो जो मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट्स दैट हैड स्टेड अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं किया था, उन्होंने इस एक्ट के बाद क्या किया था? दे ग्रेजुअली ज्वाइंड इट। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन किया था, ग्रेजुअली लिखा हुआ है बुक में, ग्रेजुअली ज्वाइंड बाय मुस्लिम लीग एंड प्रिंसली स्टेट्स। ये थोड़ी देर के लिए ही आए थे, ये फिर चले गए थे, बिकॉज जिन्ना वाज वेरी क्लियर, कुछ भी हो जाए भाई मुझे मेरा पाकिस्तान दे दो, ये संविधान बनाओ तुम ना बनाओ, क्या करो क्या नहीं, उसे अलग पाकिस्तान चाहिए, सेपरेट स्टेट पाकिस्तान। और क्या चेंजेस लाए इस इंडिपेंडेंस एक्ट ने? इसने बना दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सॉवरन बॉडी। इसने क्या बना दिया? सॉवरन बॉडी। सॉवरन का मतलब होता है, हमारा जो प्रीएम्बल है उसमें भी लिखा हुआ है कि इंडिया इज सॉवरन। सपोज करो कि जैसे कि अगर हमने कश्मीर में कुछ किया कि हमने वो स्टेट को चेंज करके यूटी में किया,
तो जब बाहर के लोग, यूएन के लोग और ये और देश जब हमको ज्ञान दे रहे थे कि भाई आपने ठीक नहीं किया, गलत किया, ऐसा है वैसा है, तो उस पर जो इंडिया का स्टैंड होता है, अगर भाई सुनो, इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, यानी हम अपने डिसीजन अपने आप ले सकते हैं विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइडर्स। तो हमें तुमसे जानने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो सॉवरेन का मतलब इंडिपेंडेंट, कि अपनी मर्जी से जब आप काम कर सको विदाउट एनी एक्सटर्नल हिंड्रेंस, ठीक है, तो दैट इज सॉवरेन। तो इसने बना दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सॉवरेन बॉडी। अब जब इसको सॉवरेन बॉडी बना दिया तो ब्रिटिशर ने जितने भी लॉ बनाए थे, ब्रिटिशर ने अपने टाइम पे जितने भी लॉ बनाए थे, उन सब लॉ को ये बॉडी ऑल्टर कर सकती थी, एब्रोगेट कर सकती थी और फिनिश कर सकती थी। यानी ऑल्टर नहीं होता कि भाई पैंट को ऑल्टर करा लो, शर्ट को ऑल्टर करा लो, ठीक है, थोड़े बहुत ही चेंजेस माइनर, ठीक है। एब्रोगेट बिल्कुल अलग ही उसकी फॉर्म में ले आना, या फिनिश, या उसको बिल्कुल ही पूरी तरह से खत्म करके दूसरा को बनाना। ऑल्टर, एब्रोगेट, फिनिश और मेक न्यू लॉज, अपने हिसाब से नए नियम भी बना सकती थी ये कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, ठीक है। अब नए नियम से क्या मतलब है, क्योंकि ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी थी, इसको दो काम दिए गए थे इस इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद। इसको दो काम दिए गए, एक काम क्या, टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये तो था ही इनका काम, और दूसरा क्या था, टू मेक लॉज। अब लॉज बनाने का कोई भी देश तीन पिलर पे चलता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का टू इम्प्लीमेंट देम एंड मेक श्योर कि हाँ वो ठीक तरह से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, और जुडिशियरी इन दोनों पे क्या रखता है, चेक रखता है, ठीक है। तो ये जो काम था ये किसका था, पार्लियामेंट का, लेकिन पार्लियामेंट हमारे पास अपना था नहीं उस टाइम पे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी को ही पार्लियामेंट का भी काम दे दिया गया, यानी ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी बना दी गई। तो अब ऐसा नहीं था कि बड़ी घिचपिच सी थी जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी होती थी तो इसको हेड करते थे कौन, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टू बी प्रिसाइज। और जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी होती थी तब इसको हेड करते थे जीवी मावलांकर, ठीक है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही भारत का पहला पार्लियामेंट थी, बोल सकते हैं ना। तो ये हमारा पहला पार्लियामेंट भी थी, ठीक है। अब ऐसा नहीं था कि एक ही बॉडी को दो काम दे दिए तो बड़ी घिचपिच सी हो रही है कि भाई कभी ये काम कर रही है कुछ, कभी ये काम कर रही है कुछ। इसमें फिक्स किया गया कि इसका जो काम होगा वो ऑल्टरनेट डेज पे होगा, कि एक दिन ये बैठेगी एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी और एक दिन ये बैठेगी एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, यानी ऑल्टरनेट डेज पे काम किया गया। जैसे उसमें नहीं होता शादी में, मुझसे शादी करोगी में दुग्गल साहब, कि आज अगर दुग्गल साहब उठे हैं तो पुलिस वाले बने, आज अगर दुग्गल साहब उठे हैं तो कुछ और बने, ठीक है। तो ऐसे ही जब ये सौ के उठते थे कि आज भाई तू कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी है, अगले दिन जब सौ के उठेगी कि भाई तू क्या है, लेजिस्लेटिव बॉडी है, ठीक है। ये सब ये था। और क्या चेंज था, और कोई चेंज था, यही तो तीन चेंज थे बस, ठीक है। तो दैट वाज चेंजेस मेड बाय। अच्छा, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं, मीडिया इज मेंट टू बी द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। दैट इज डिबेटेबल, मतलब इस पे एक बहुत अच्छी डिबेट कितने भी घंटों की आप लोग कर सकते हो कि क्या ये फोर्थ पिलर जस्टिफाई है या इसकी जगह पे कोई और पिलर भी हो सकता था जिसको हम बोल सकते हैं जस्टिफाई स्टेटमेंट, दैट वी विल डिस्कस ऑन सैटरडे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कौन सा टॉपिक है, कौन सी चीजें पहले कनेक्ट हुई, कौन सी एनेक्टमेंट ना, इसके बाद आता है हमारा एनेक्टमेंट। फंक्शंस भी रहते हैं, अदर फंक्शंस को परफॉर्म ना, ये एनेक्टमेंट की बात करेंगे। एनेक्टमेंट हमारा संविधान बनना कब स्टार्ट हुआ, 9 दिसंबर 1946। अरे हाँ लिख लीजिए, 9 दिसंबर 1946। और बन के तैयार कब हुआ, 26 नवंबर 1949। समय कितना लगा, 2 साल 11 महीने। सेशन कितने हुए, 11 सेशन, ठीक है।
जब कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली बना, जब मैं बोलूंगा कि ओरिजिनली बना यानी 1949 तक, अब अगर इस ओरिजिनल के बाद इसमें कुछ भी चेंज होना है, कुछ भी सुधार आना है, तो क्या लगेगा? अमेंडमेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संशोधन। ओरिजिनली आर्टिकल्स कितने थे हमारे पास? 395। शेड्यूल्स कितने थे? पार्ट्स कितने थे? पार्ट्स 20 और एक प्रीएम्बल। जिस टाइम पे हमारा संविधान बना उस टाइम पे हमारे पास ये सारी चीजें थी, ठीक है। और कुछ रहा इसमें? ठीक है। अब ये बताओ अदर फंक्शंस। मतलब दो काम तो इसके हमने देख लिए कि इसने क्या किया, लॉज भी ये बना रही थी और ये कॉन्स्टिट्यूशन भी बना रही थी। और क्या क्या काम किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने? रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप, फोर कॉमनवेल्थ गेम्स, मई 1949। ईयर ये याद ना भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आ रहा कि भाई अभी तो देश आज़ाद हुआ है और इनको खेलने कूदने की लग रही है। कॉमनवेल्थ में जाना इस टाइम क्यों जरूरी है? हाँ बेटा, क्योंकि ये गेम कोई घेर में नहीं हो रही किसी के, ये ग्लोबल स्पिरिट है। यहाँ पे पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। तो पहले जब जाते थे इंडिया तो जाता था एज अ ब्रिटिश इंडिया, लेकिन अब अगर जाएगा तो कैसे जाएगा? इंडिपेंडेंट इंडिया। तो पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज देने के लिए कि वी आर इंडिपेंडेंट नाउ, इसलिए ये हमने गेम्स किए थे। इंडिया का नेशनल फ्लैग, ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही दिया था। ये चाहे पेपर में ना आए, बट बीइंग अ गुड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री यू शुड नो दिस डे। 22 जुलाई 1947। नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम भी इन्होंने ही दिया था। 24 जनवरी 1950। नेशनल एंथम किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ओरिजिनली हिंदी में लिखा था, बंगाली में, अमर सोनार बांग्ला। और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। सर अमर सोनार बांग्ला का एक वर्ष बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। हाँ, लिबरेशन के लिए तो किया था वहां पे, इसीलिए तो किया था, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश के लिए। और क्या काम है? फर्स्ट प्रेसिडेंट की इलेक्शन, फर्स्ट प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी इसी ने कराए थे। और फर्स्ट इलेक्शन, अगर कोई ये पूछ ले कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुए थे? जनरल इलेक्शंस तो 1923। नहीं बेटा, इंडिपेंडेंट इंडिया के 51-52। वैसे तो वो 23 में हुए थे, जब देयर वाज अ काइंड ऑफ स्प्लिट बिटवीन 42 सीट्स आउट ऑफ 141, ठीक है। जब स्प्लिट हुई थी बिटवीन स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर्स, ठीक है। तो ये जनरल इलेक्शन हुए थे 1951-52। कुछ रहा इसमें? सर एम्बलम और वो वाला हाँ, वो देखिए बेटा, नेशनल अभी तो सील रह गई, एम्बलम रह गई, कुछ एक दो चीज और हैं एक्स्ट्रा। सर कितने अमाउंट में? हाँ, कितने अमाउंट में ये जो बनी थी? दैट वाज 60 कंट्रीज से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड है। ये क्रिटिसिज्म भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि इट इज अ बोरोड डॉक्यूमेंट। भाई आपने अलग अलग जगह से चीजें कॉपी की हैं, कॉपीड कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोला जाता है, ये क्रिटिसिज्म है। और खर्चा कितने का हुआ था? ठीक ठाक खर्चा कर रहा है, 64 लाख, बढ़िया खर्चा। ये खर्चा किस चीज में होता था भाई? अब है ये सुविधा कि अगर तुम्हें देखना है कि न्यूजीलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, गूगल करो, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, क्या है, वो सब पता चल जाएगा। पहले मैनुअली जाना पड़ता था, विजिट करना पड़ता था, कुछ दिन रहना पड़ता था, उसी सब में खर्चा आता था, ठीक। कमेटीज रह गई ना। हाँ सर। सर ये वाला जो खर्चा है ये उससे लिंक्ड है जो स्वराज फंड जो हुआ? सब चीजें लिंक्ड है। और पैसा कहाँ से आ रहा था? सब पब्लिक का ही पैसा है, ठीक है। ओवर सब्सक्राइब हो गया था वो फंड।
कमेटीज बेटा माइनर कितनी है? माइनर 30 मेजर कितनी है? 8 और माइनर पढ़नी है, मेजर मेजर पढ़नी है, माइनर पढ़नी ही नहीं है, ठीक है, मतलब इट इज ऑफ नो यूज। अच्छा ये बताओ तो मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ऐसा नहीं बोलते कि भाई भारत का संविधान किसने लिखा, एक नाम आता है क्या, बी आर अम्बेडकर, बट क्या ये सच है? कमेटीज देखना कितनी थी? 8 और 3 11 21 कमेटीज। इस कमेटीज में मेंबर्स भी होंगे, ठीक है, उन मेंबरों को कोई हेड भी होगा, लेकिन फिर भी बोला क्या जाता है कि भाई बी आर अम्बेडकर ने हमारा संविधान बनाया। वो एक कमेटी के ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी, ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन अगर एक कोई जो आदमी स्कूल ही नहीं गया, अगर वो भी सेम बात बताता है कि भाई हमारा संविधान किसने लिखा, बी आर अम्बेडकर ने, और एक आदमी जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, अगर वो भी सेम बात बताता है कि भाई बी आर अम्बेडकर ने, तो फिर तुम्हारी पढ़ाई का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो अगर तुम बताते हो तो उसको बताना कि ऐसे ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इतने मेंबर्स थे, इतनी कमेटी मेजर थी, इतनी माइनर थी, उसमें से मेजर में से एक कमेटी के हेड थे, दैट वाज बी आर अम्बेडकर, ठीक है। मेजर वाली को देख लेते हैं, एक वो बताई थी मैंने कि जैसे हम इसको याद रख सकते हैं, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और यूनियन, दूसरी क्या है, यूनियन पावर कमेटी, और तीसरी कौन सी है, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ये कमेटी किसकी है, जवाहरलाल नेहरू, यानी जिसमें यूनियन और स्टेट आ रहा है, वो उसके हेड कौन थे, जवाहरलाल हेड थे बेटा, मेंबर इसमें और भी बहुत थे। उसके बाद हम देख लेंगे किसकी, सरदार पटेल की देख लेंगे। एक कमेटी है, बड़ी सी एक कमेटी है, कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, ट्राइबल कम्युनिटी और वो सब करके, ठीक है, लेकिन तुम्हें सिर्फ क्या याद रखना है कि जो फंडामेंटल राइट्स वाली कमेटी है, क्योंकि अगर इस कमेटी का पूरा नाम दिया तो इट इज इम्पॉसिबल कि वो फंडामेंटल राइट्स को खा जाए, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स से याद रखना कि कमेटी ऑन जो फंडामेंटल राइट्स और ट्राइबल्स वाली है, उस कमेटी के हेड कौन है, सरदार पटेल। इस कमेटी की ही 5 सब कमेटीज थी, ठीक है, लेकिन वो हमें याद नहीं रखनी कि 5 कौन सी थी, 5 कौन सी थी। इसकी ही सब कमेटी कितनी थी, हाँ बेटा, सब कमेटी में कृपलानी वाला, जेबी कृपलानी वाला, फंडामेंटल राइट्स की थी वो, मतलब बहुत कम होता है बट फिर भी देख लेना। सब कमेटी इसकी कितनी थी, 5। उसमें से जो एक कमेटी थी, कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स करके, उसके जेबी कृपलानी थे। वो इस तरह से इंटीग्रेट किया था कि बताओ इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और अगर उसमें जेबी कृपलानी ऑप्शन है तो इसका मतलब वो थे, ठीक है, उस तरह से वो मतलब एलिमिनेशन में काम आ जाएगा। सरदार पटेल की दूसरी कमेटी कौन सी थी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इन दोनों के हेड कौन थे, तो 3 और 2 5, 3 कमेटियां किसकी होंगी, राजेंद्र प्रसाद। हाँ 2 हैं, ड्राफ्टिंग और स्टीयरिंग कमेटी। एक तो ड्राफ्टिंग है ना, वो तो सबको पता ही है। इनकी कौन सी है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी प्रोसीजर और स्टीयरिंग कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी को मैंने बताया था कैसे याद रखोगे कि देश के पहले प्रेसिडेंट, तो देश इनके हाथ में था, यानी स्टीयरिंग इनके हाथ में। तो स्टीयरिंग कमेटी के हेड कौन होंगे, आपके राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो 3 कमेटियों के हेड हुए जवाहरलाल नेहरू, जिसमें यूनियन आ रहा है, स्टेट्स आ रहा है, प्रोविंसेस और फंडामेंटल राइट्स के सरदार वल्लभ भाई पटेल, और रूल्स ऑफ प्रोसीजर और स्टीयरिंग कमेटी के राजेंद्र प्रसाद। कितनी हुई, 3 और 2 5 और 2 7। एक कमेटी लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, दैट इज ड्राफ्टिंग। अब इसका हमें ये कमेटी इतनी इंपॉर्टेंट है कि छोटे एग्जामों में, बड़े एग्जामों में पता नहीं कितनी बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है,
और पता नहीं और कितनी बार पूछा जाएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी में के जो हेड थे वो थे कौन? BR। और मेंबर कितने थे इसमें? 7 मेंबर थे। एक ये है तो हमको याद कितने रखने हैं? 6 याद रखने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ड्राफ्ट? भाई ये कमेटी इतनी इंपॉर्टेंट थी कि ये इसके जो हेड थे उसी को हम बोलते हैं कि भाई इन्होंने ही संविधान लिखा। ड्राफ्टिंग मतलब जब कोई चीज मतलब इन फोर्स आने वाली है उससे पहले अगर उसको चेक कर लिया जाए तो दैट इज ड्राफ्ट। जैसे कि तुम लोग अगर इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डालने वाले हो और वो पब्लिक होने वाली है और तुम्हें अगर फिर वो डालने नहीं है तो उसमें लिखा नहीं आता सेव एज ड्राफ्ट, यानी अभी भी तुम इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो। बेसिकली काम क्या था BR अम्बेडकर का कि जो 60 देशों से जो ये सारा संविधान मिल मिल के आया है, जो कि बहुत ही एक बल्कि डॉक्यूमेंट है, उस बल्कि डॉक्यूमेंट को इन्होंने क्या किया था, काट काट के एडिट करके जो भारत के मतलब का है सिर्फ उसको एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में लेके आए थे। इसलिए ये कमेटी इतने इम्पोर्टेंट है। इन्होंने 7600 के आसपास, फिगर एग्जैक्ट नहीं मेरे को पता, 7643 के आसपास अमेंडमेंट थे जो बताए थे, जो बाहर से जो संविधान आया था इतने अमेंडमेंट थे जो इन्होंने बताए थे कि इतने अमेंडमेंट हैं। और उसमें से 2400 समथिंग, एग्जैक्ट फिगर क्या है समथिंग, ये क्या हुए थे एक्चुअली डिस्कस किए गए थे। मतलब 7600 अमेंडमेंट में से एक्चुअली 2400 अमेंडमेंट ऐसे थे जो इन्होंने डिस्कस किए थे बैठ के कि हाँ हमको ये चीजें हैं जो हमको लेके आनी है। ठीक है, अब लार्जर पार्टीज के हमको इसके मेंबर याद रखने हैं। ठीक है, मेंबर 7 हो गए और हमको कितने याद हो, एक ही है 6 याद हो रखे, 6 मेंबर हैं इसके। क्या है? 2473। कृष्ण स्वामी अय्यर है, कृष्ण स्वामी गोपाल, वो अयंगर है, गोपाल स्वामी, कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, TT कृष्णमाचारी। चौथा माधव राव या राव, सैयद मोहम्मद सदुल्ला। और इसकी हमने ट्रिक क्या बताई थी? 4 कृष्णा है, 1 मुंशी। मुंशी बॉलीवुड मूवीज में तुमने देखा होगा मुंशी का काम क्या होता था कि जो हिसाब किताब जो रखता था। अब 64 लाख का अगर खर्चा हुआ है तो कोई ना कोई हिसाब किताब के लिए भी तो चाहिए। तो इसमें हमने इसकी ट्रिक ऐसे लगाई कि ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब 4 कृष्णा, भगवान का नाम लेते रहो सब काम ठीक हो जाएंगे। कृष्णा जी लगा दो, कभी गुस्सा हो जाओ कि अच्छा गांधी को तो गांधी जी कह रहा, मुझे कृष्णा कह रहा, तेरा चाचा लगूं मैं। 4 कृष्णा, 1 चाहिए हमको मुंशी। और सेक्युलरिज्म की भावना रहे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, 1 मुस्लिम। ठीक है, अब 4 कृष्णा ढूंढ लो इसमें, 4 कृष्णा आ रहे हैं। कृष्णा स्वामी यही है, कृष्णा आ रहे। गोपाल किसका नाम था? कृष्णा का। भाई कृष्ण जी को बाल अवस्था में क्या बोलते थे? गोपाल। TT कृष्णमाचारी में कृष्णा आ रहा है। और माधव भी किसका नाम है? कृष्णा जी का। महाभारत के टाइम पे अर्जुन जिस नाम से बुलाते थे दैट वाज माधव। माधव लेट्स गो एंड विन दिस वॉर। वो ऐसा भी बोल सकते हैं कि वी हैव नॉट स्टार्टेड इट बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट, बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या बोलते थे? माधव बोलते थे। और 1 मुंशी चाहिए हमको, तो ये मुंशी कौन से हैं? के मुंशी। और अगर मुस्लिम है तो मोहम्मद जरूर होंगे, सैयद मोहम्मद सदुल्ला। ऑब्जेक्टिव एग्जाम इस ट्रिक से गलत नहीं होगा और अगर इसी को बार बार करते रहोगे तो ये नाम भी याद हो जाएंगे। ठीक है, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, KM मुंशी। अब इसमें ये मत ज़्यादा डिटेल में मत जाना कि ये KM है तो KM कौन से हैं,
क्योंकि यूपीएससी जैसे एग्जाम में जहाँ पे पूछने के लिए इतने सारे सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस में भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के भी 3 पार्ट, फिर आर्ट एंड कल्चर, उसमें सोचो एग्जामिनर कितना बेवकूफ़ लगे कि अगर पूछ ले कि बताओ ये मुंशी कौन से थे, केएम मुंशी, पीएम मुंशी, सीएम मुंशी या डीएम मुंशी, ठीक है। मैथ्स प्रीलिम्स के पेपर के बाद ये हो सकता है सर। हाँ, ऑल्दो द प्रीलिम्स इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल नाउ। वो पेपर हार्ड नहीं था, बदतमीज पेपर है, मतलब हार्ड पेपर तो जिसने ज़्यादा मेहनत की होगी ही और शी विल प्रिवेल, बट वो पेपर भाई बदतमीज पेपर है कि कहाँ से पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है पता नहीं, ठीक है। लकीली मैंने तो दिया नहीं, वरना मैं शायद डिप्रेशन में चला जाता कि बताओ पहले क्लियर हुआ, इस बार हुआ ही नहीं, आई शुड बी लिविंग इट नाउ। अब इसको छोड़ ही देते हैं, ठीक है। अब इसमें भाई याद रखने की बात यह है कि 2 मेंबर रिप्लेस हुए थे, एक कृष्णामाचारी की जगह और एक केएम मुंशी की जगह, यानी ओरिजिनल मेंबर इसमें ये कोई और थे। कौन कौन? डीपी खेतान और बीएल मित्तल। बीएल मित्तल किसकी जगह आए थे? और डीपी खेतान पक्का ना? कृष्णामाचारी। हाँ बेटा बता। मुंशी तो थे, माधवराव शायद ये देखना जाए एक बार, क्रॉस चेक करना। हाँ सर, इसमें मतलब हाँ माधवराव, हाँ बीएल मित्तल, हाँ बीएल मित्तल और ये डीपी खेतान। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि जो ओरिजिनली इसके जो ओरिजिनली 7 मेंबर्स थे, उन ओरिजिनली 7 में कृष्णामाचारी और माधवराव नहीं थे। ओरिजिनली कौन थे इसमें? डीपी खेतान और बीएल मित्तल थे, ठीक है। लेकिन ये बाद में इन लोगों ने रिप्लेस कर दिए, बीएल मित्तल और डीपी खेतान, ठीक है। अच्छा, ड्राफ्टिंग कमेटी कितने दिनों के लिए बैठी थी? सेट फॉर ओनली 141 डेज। भाई इन्होंने अपना काम बहुत जल्दी किया था। बी आर अम्बेडकर इज मेंट टू बी उस टाइम के मतलब अनडिबेटेबल लीडर, एक्सेप्शनलिस्ट लॉयर, उस टाइम के लॉ मिनिस्टर। पोस्ट कौन सी थी इनके पास? लॉ मिनिस्टर की। एडवाइजर नहीं थे, एडवाइजर कौन थे? BL राव। ये कौन थे? लॉ मिनिस्टर, ठीक है। हाँ बेटा। सॉरी टू इंटरप्ट सर, आपकी क्लास है 8 बज गए सर। 8 बज गए, हाँ सर। कोई बात नहीं, मतलब सर को अगर Obviously, इसलिए मैंने ये बोला। 15 मिनट का हो रहा है, 15 मिनट लेट चले जाएंगे यार। हाँ, इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्या रह गया? एनेक्टमेंट हो गया, एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट यानी लागू होना, कि ये संविधान लागू कब हुआ था। बन के तैयार हो गया था कब? 26 नवंबर 1949। लेकिन इंप्लीमेंट कब हुआ? 26 जनवरी 1950। अब ये 26 जनवरी 1950 ही क्यों लिया गया, इसके पीछे भी सिग्निफिकेंस है। लाहौर सेशन 1929 प्रेसाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने 1929 के सेशन में कहा, लाहौर सेशन में, कि भाई आने वाली जो 26 जनवरी है उसमें हमको चाहे आज़ादी के लिए 1 साल लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन अपने दिमाग में हम, अपने हेड में हम अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगे। और आने वाली जो 26 जनवरी 1930 है उसको हम झंडा फहरा के अपने आप को हम आज़ाद घोषित कर देंगे। अपने हेड्स में अब हम गुलाम नहीं रहेंगे। इसीलिए 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे भी बोला जाता है। और इन्होंने रिवर रावी नदी के किनारे फ्लैग होस्टिंग करके अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया था। इसलिए ये डेट चुनी गई थी 26 जनवरी, ठीक है। 2 महीने तक यानी तकरीबन वेट किया गया था, क्योंकि इस डेट की सिग्निफिकेंस है और इसी डेट को हम आज तक क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। अब इसमें छोटी सी बात ये है कि अगर तुम्हें ये पता हो कि भाई 26 जनवरी को क्या है, तो मेरे जो कुछ घर के लोग हैं जो कभी स्कूल भी अगर नहीं गए, उन्हें भी ये चीज़ पता है कि भाई इस दिन संविधान लागू हुआ था। और अगर इतनी बात ही तुम्हें पता है, क्या डिफरेंस हो? अगर हमें कुछ अलग पता हो तब बात बने कि भाई 26 जनवरी 1950 को मेजॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था लागू। जो संविधान रियलिटी में लागू कर दिया गया था वो 26 नवंबर को ही कर दिया गया था। 3 चीजें ऐसी थी
जो इसी दिन लागू कर दी गई थी। वो 3 चीजें कौन सी थी? इलेक्शन, सिटीजनशिप और प्रोविजनल पार्लियामेंट। प्रोविजनल मतलब टेम्पररी। अब पता लगता है कि हाँ भाई तुम पढ़े लिखे स्टूडेंट हो कि भाई 26 नवंबर 1949 को ही बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो इम्प्लीमेंट कर दी गई थी। वो चीजें बहुत सारी कौन सी थी? 3 चीजें, इलेक्शन, सिटीजनशिप और प्रोविजनल पार्लियामेंट। बाकी की जो बचा हुआ मेजोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो सब कब लागू हुआ था? दैट वाज इन 26 जनवरी 1950। और इस डेट के पीछे सिग्निफिकेंस क्या है? लाहौर सेशन, INC सेशन लाहौर 1929 प्रेसाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये इसकी सिग्निफिकेंस है। क्लियर है इतना? कुछ एड ऑन फैक्ट्स मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, हो गया इतना? कुछ एड ऑन फैक्ट्स मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन की सील क्या है? यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रंट पेज है उसकी जो सील है, उसका एम्बलम क्या है? दैट इज एलिफेंट। क्या है? जो सील है उसकी, दैट इज ऑफ एलिफेंट। अब ऐसा पूछ लेते हैं कि कैलीग्राफिस्ट कौन थे? प्रेम बिहारी नरेन रैजादा। हाँ बेटा, प्रेम बिहारी नरेन रैजादा, ये कैलीग्राफिस्ट थे। इन्होंने संविधान ओरिजिनली लिखा था इटैलिक स्टाइल में। किस स्टाइल में? इटैलिक स्टाइल में। लेकिन जैसा दिखता है वो इटैलिक स्टाइल में। अरे इटैलिक तुम लोग फॉन्ट नहीं देखते? इटैलिक वो जो स्लाइडली जो ऐसा होता है, बहुत अच्छे से कर्सिव राइटिंग में टेढ़ा सा, तो दैट इज इटैलिक स्टाइल। अब इसको थोड़ा सा मतलब डेकोरेट किसने किया था? संविधान को ऐसा बोल देते हैं कि डेकोरेट किसने किया था? नंदलाल बोस। नहीं, वो हिंदी वाले हैं, कृष्ण वाले जिनको बोल रही हूँ। नंदलाल बोस एंड राम मनोहर। नंदलाल बोस ने और राम मनोहर सिन्हा ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे तरह से क्या किया था? डेकोरेट किया था, यानी ऑर्नामेंटेड बोल देते हैं, यानी मतलब इस पे फूल पत्ती और वो सब जो किए गए थे, दैट वाज मेड बाय नंदलाल बोस एंड राम मनोहर सिन्हा। इसका हिंदी वर्जन किसने लिखा? हार्विका, किसने लिखा? वसंत कृष्ण वैद्य ने। हिंदी वर्जन लिखा है इसका वसंत कृष्ण वैद्य ने। BR अम्बेडकर के बारे में कुछ फैक्ट। उस टाइम पे ये क्या थे? लॉ मिनिस्टर। ठीक है, अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ SC/ST क्लास। ठीक है, और इनको मॉडर्न मनु भी बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्या बोला जाता है? मॉडर्न मनु। मनु को कोई जानता है? कहां से है? मनुस्मृति। मनु कहां से आता है? चाइना के बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं जिनको माना जाता है कि वेयर एवर द चाइना इज टुडे, वो बिकॉज ऑफ हिज थीसिस एंड थ्योरीज, किस तरह से देश चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, वो सब जो चीज़ें हैं दैट वाज मेड देयर बाय मनु। और हमारे मॉडर्न मनु की किसको बोलते हैं? BR अम्बेडकर। ठीक है, अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म। ये डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है। ये देखो, इसकी क्रिटिसिज्म क्या है? इसको बोलते हैं नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड। मतलब अभी तो हमने पढ़ा था कि सारे इसमें वर्ग थे, लेकिन जो इसके क्रिटिक्स हैं वो इसको बोलते हैं नॉट अ
रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। और ये उस बेसिस पे बोलते हैं क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिन्होंने हमारा संविधान बनाया है, ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी। ये कैसी थी? इनडायरेक्टली इलेक्टेड, इसलिए इसको बोलते हैं नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। ठीक है, और क्या है इसका क्रिटिसिज्म? हाँ वो तो है कि हाँ डायरेक्टली नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। ठीक है, नॉट अ सोवरेन बॉडी इसको बोलते हैं। इसे नॉट अ सोवरेन बॉडी इसलिए बोलते हैं कि सोवरेन बॉडी का मतलब क्या, कि भाई जो अपनी फंक्शनिंग अपने आप कर सके। और इसको फंक्शनिंग करने के लिए, मीटिंग लेने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी किससे? ब्रिटिशर से, कि भाई हम ये काम कर लेंगे, हम ये चीज देख लेंगे। तो जब आपको परमिशन लेनी पड़ रही है ब्रिटिशर से, तो आप किस तरह से सोवरेन बॉडी हो, दैट इज अनदर मेजर क्रिटिक ऑफ दिस बॉडी कॉल्ड योर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तीसरा क्रिटिक क्या है? टाइम कंज्यूमिंग थी, कि भाई इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा। जो मतलब इसके क्रिटिक है, जो सिर्फ इसकी नेगेटिव साइड देखते हैं, वो ये देखते हैं कि जब तुमने ये सारा ही कॉन्स्टिट्यूशन चेपा हुआ है अलग अलग जगह से, और तुमको सिर्फ कॉपी ही करना है, यानी फोटोस्टेट अगर मारनी है, तो उसमें तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? 3 साल तुमने सिर्फ कॉपी करने में ही चीजों को लगाया क्या? ये इसका क्रिटिक है। इसीलिए ड्राफ्टिंग कमेटी को नजरुद्दीन एक ऑथर थे, मतलब उस टाइम के एडिटर थे, उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को नाम दिया था क्या? ड्रिफ्टिंग कमेटी। ड्रिफ्टिंग मतलब रुक रुक के चलती है ये और इतना टाइम ले रही है, ड्रिफ्ट करना। ठीक है, इसको नाम क्या दिया था? ड्रिफ्टिंग कमेटी। ठीक है, नजरुद्दीन थे। चौथा क्रिटिक क्या है? कि ये भाई बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉपी। अब ये भी नहीं हमने पढ़ा था कि 60 कंट्रीज से हमने कॉपी किया है। ठीक है, बट बी आर अम्बेडकर ने इसका जो जवाब दिया था वो बहुत अच्छा दिया था, क्योंकि भाई उस टाइम के वन ऑफ द सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल यही थे। जब लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे सवाल उठाए कि इट इज, ये बॉडी ही कैसी है, ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, बी आर अम्बेडकर ने कहा पहली चीज तो ये कि ये जो आप संविधान बना रहे हो ये कोई एक्सक्लूसिव चीज नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में ही बनाया जा रहा है और अब से पहले कहीं संविधान आया ही नहीं। ये ऑलरेडी एक ऐसा कंसेप्ट है जो पूरे वर्ल्ड में आ चुका है। हम ऑलरेडी लेट हैं, तो अगर हम लेट हैं तो ये कोई एक्सक्लूसिव चीज नहीं है। और हम अगर कॉपी ही कर रहे हैं तो किसी से उसकी अच्छी चीज को ही तो हम कॉपी कर रहे हैं। किसी के बिहेवियर में अगर तुम्हें कोई अच्छी चीज लगी और वो अगर तुमने कॉपी कर ली तो अच्छी बात है ना भाई। तो बी आर अम्बेडकर ने कहा कि अगर हम कॉपी ही कर रहे हैं तो हम कॉपी भी तो किसी अच्छी चीज को ही कर रहे हैं, किसी बेकार चीज को हम कॉपी नहीं कर रहे। इस तरीके से उन्होंने काउंटर किया था इस कमेटी को। ठीक है, क्रिटिक को। जब ये काउंटर कर रहे मैं वहीं था, मुझे इसलिए पता, अभी बात कर रहे वहीं पीछे बैठा था। डोमिनेटेड बाय हिंदूज, और उस टाइम पे हिंदूज का मतलब ब्राह्मण्स, कि भाई इसमें ज्यादातर सब क्या है? ब्राह्मण्स है। ठीक है, हिंदूज है। आईएनसी का मतलब जो आज है और आईएनसी का मतलब जो उस टाइम था, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। उस टाइम पे आईएनसी का मतलब हिंदूज, ठीक है, आज मे हैव चेंज। ठीक है, बट उस टाइम पे इट वाज डोमिनेटेड बाय हिंदू एंड ब्राह्मण्स। तो ये सब था आपका मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इससे बाहर 99% कोई चीज नहीं आ सकती। इसके बाद अगर तुम एक रीडिंग एम लक्ष्मीकांत की पूरी अगर कर लो तो वो फिर तुम्हारा हो जाएगा बिल्कुल इंटैक्ट। इसके बाद मैं लेके आऊँगा ऑब्जेक्टिव एम लक्ष्मीकांत जो है उसके क्वेश्चंस 40-50 जो बहुत टफ क्वेश्चंस है अच्छे, उनको हम करेंगे। इसकी एक करेंगे रीडिंग और काम खत्म। आज का तुम्हारा सबसे पहला काम क्या है? इसके जो ये 6-7 पेज का जो ये चैप्टर है इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, बिल्कुल स्टार्टिंग फ्रॉम द एम एन रॉय टू दिस कॉन्स्टिट्यूशनल सील। इसको पहले से लेके एंड तक सारा पढ़ना है। ठीक है, इज दैट क्लियर? और आज के जो टॉपिक्स होंगे वो मैं तुम लोगों को दे दूंगा। टॉपिक्स को बेटा हल्के में मतलब, हाँ वीडियो के लिए इतना ही। दैट इज इट फॉर टुडे। दिस इज मी हिमांशु सोम साइनिंग ऑफ। ओके।